राखी हर साल कहेले सवनवा में। बहुत बड़ा दर्द है दोस्तों। यहाँ से आसमान भी नीचा दिखाई देता है। दुनिया आरज़ू को मिटाकर चला गया, उम्मीद का चिराग बुझाकर चला गया। जीना पड़ेगा और जिए जा रहे हैं हम, वो जिंदगी को मौत बनाकर चला गया। खासे शायर हैं लेकिन पढ़े लिखे एक अक्षर भी नहीं है। हम तुम नौकरी देने के लिए पैदा हुए हो, नौकरी लेने के लिए नहीं। दिया के रोशनी में पढ़ा है, ऐसे नहीं बेटा। मैं पीस रही थी जाता, मेरा बेटा मेरे जांग पे बैठ के पढ़ता था। के 10:27 पे कॉल किया। ऐसा पति बहादुर मिला था, मैं समझती थी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले तो हमारा रक्षाबंधन का त्योहार था, हमारा भाई कभी फोटो नहीं खिंचवाता था। इतना कुछ होने के बाद उनके अंदर कभी परिवर्तन नहीं आया। हम दोनों भाइयों में से सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते थे, लेकिन आप गरीबी में ही मर जाओ तो वो आपकी गलती। आपको कुछ तो मुझे नहीं अंदाजा था कि ये अंतिम गिफ्ट होगा। मुझे न रखे होते मैं कहाँ होता है आज मैं। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। हम चाची हैं मगर हम चाची जैसे रहते नहीं थे। दोस्त आप सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग इस समय रतन सर के विद्यालय में हैं और घर के कुछ सदस्य हैं, छोटे भाई हैं, उनके पिताजी बैठे हैं और हमारे बीच में मौसा जी भी हैं, हमारे बीच में चाचा जी भी हैं। आप लोग सब देख सकते हैं घर के सारे सदस्य हैं, रिलेटिव। उनके पिताजी से है पहले हम लोग बात करेंगे। भैया बच्चों के शौक सभा के लिए वैसे विद्यालय खुलना नहीं चाहिए सर, लेकिन कल विद्यालय खोलेंगे। और फिर भैया के बारे में बहुत ही बड़ा दुख है। वो इतने कर्मठ थे कि दुनिया का दुख दर्द अपने अंदर रखते हुए भी दुनिया आरज़ू को मिटाकर चला गया, उम्मीद का चिराग बुझाकर चला गया। जीना पड़ेगा और जिए जा रहे हैं हम, वो जिंदगी को मौत बनाकर चला गया। बहुत बड़ी बात है सबके लिए। एक पिता से पूछा जाए कि उनका औलाद कहाँ है, अगर एक पल के लिए भी कोई ओझल हो जाए आंखों से तो आंखें बेचैन हो जाती है और ढूंढती है कि अरे यहीं पे तो वो तस्वीर लगाई थी जो अब दिख नहीं रही है। वो घर, वो हर एक कोना कोना जहां पे उस रखी हुई वस्तु हो या चीज हो, पेड़ हो, पौधा हो, पंछी हो या घर का जानवर हो या बगल में रखी हुई सरहाने, वो मेज, वो स्टूल हो, जो आज ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है, तो मन तो भावुक होगा एक छोटी चीज के लिए। और यहाँ पे तो बहुत बड़ी चीज खोई है। देख रहे हैं ना आत्मा कितना दुखी है। वो खुदा भी इतना ही रोया होगा इतनी बड़ी आत्मा को उठाकर, जैसे एक पिता रो रहा है। तो जिंदगी को मौत बना कर चले। मनीष भैया गुबार उड़ जाएगा, हम नहीं बोल। नहीं, हमारा भाव भी नहीं है कि हम आपको रुलाए। हम सिर्फ इतना जानते हैं और इतना जानना चाहते थे कि इतनी बड़ी विद्यालय आज यहाँ पे है, आपने पढ़ाई कितनी की है? हम भैया अच्छे खासे शायर हैं लेकिन पढ़े लिखे एक अक्षर भी नहीं है। हम उर्दू के भी मानिंद हैं, हिंदी के भी मानिंद हैं, लेकिन हम पढ़े नहीं है। संघर्ष हमारा जीवन है और संघर्ष हमने बच्चे में डाला, संघर्ष डाला। तो आपने इतनी बड़ी विद्यालय कभी सोचा था? कभी नहीं। अपनी कल्पना में सोचने की बात छोड़ो, कल्पना ही नहीं इसकी थी। उसने किस कल्पना को, यानी इतना तो हम 3 पुष्ट भी नहीं बना सकते थे उसकी। यहाँ के लोग बताते हैं कि आप हारमोनिया बजाया करते थे। हारमोनिया, स्पेनिश गिटार, मेंडोलियन, हर बाजे बजाता हूँ मैं, लेकिन बस अभाव था कि हम पढ़ लिख नहीं पाए।
कभी सोचा भी नहीं था? कभी नहीं सोचे थे, कभी सोच नहीं। चाय बना के बच्चों की परवरिश की, ज़िंदगी इसी में कट गई। लेकिन हमारे भैया 22 साल की उम्र से स्कूल जो छोड़े तो हमको कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ से तो आसमान भी नीचा दिखाई देता है जहाँ पे मुझे खड़ा, यहाँ से आसमान भी नीचा दिखाई देता है, जिस बुलंदी पे लाके खड़ा कर दिया। अब इससे ज़्यादा नहीं हम आपको दिखा सकते, लेकिन वो बात बताएंगे कि कभी वो सपना था कि हम भी जहाज पे बैठेंगे, कभी वह सपना था कि हम भी जहाज पे बैठेंगे, और जब आज बैठ गए हैं तो आज डर लग रहा है कि हम नीचे कैसे उतरेंगे, क्योंकि वो कमान, वो डिमांड, ऐसी कमान का ड्राइविंग अंदाज दे के चले गए हैं जिसे चलाना ही नहीं आ रहा है। वो चलाए कैसे, वो किसके भरोसे है? अब ईश्वर ही है। ऐसे ऐसे भाव है, ऐसा ऐसा प्रेम है, ऐसा ऐसा प्यार है, बच्चों का, रिश्तेदारों का, घर का, पड़ोसी का। हम किस किस की बात बताएं आपको। एक माँ जो एक पिता से भी ज्यादा फर्ज अदा करती है, लालन पोषण से लेके बड़ा करने तक का। माँ की ममता का कोई वर्णन ही नहीं है। माँ है हमारे बीच में। हम माँ से सुनेंगे 2 शब्द। माँ जी बताइए। हाँ बेटा, मैं एक चाय वाली की माँ, एक चाय बेचने वाली थी, उनका वो मेरा बेटा था। किसी किसी जगह मेरा बेटा गया 400 की नौकरी मांगने, किसी ने नहीं दिया। मेरा बेटा आके घर में बैठ के रो रहा है, तो बेटी बोलती है माँ भैया रो रहे हैं। वो बोले कि भैया तुम रो मत बेटा, तुम नौकरी देने के लिए पैदा हुए हो, नौकरी लेने के लिए नहीं। कहें मम्मी कहाँ से नौकरी लेंगे, देंगे हम। कहे बेटा वो वक्त है, वो वक्त आने दो। तुम तनख्वाह देते देते तुम शाम हो जाएगी तब भी नहीं दे पाओगे, इतना तुम्हारे पास नौकर हो जाएंगे। बस हमारे भैया इतने पे एक महान रथी बन गए। बस क्या बताएं बेटा, अब वो नहीं। हमारे भैया 10 साल और जी गए होते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे भैया का कोई एक नया पैसा सहारा नहीं, खाने का हमारे पास नहीं था उस जिस वक्त। वो गरीबी झेली है आप। मेरा बेटा दिया के रोशनी में पढ़ा है, ऐसे नहीं बेटा। मैं पीस रही थी जहाँ तक, मेरा बेटा मेरे जांग पे बैठ के पढ़ता था। चावल कूटती थी, मेरा बेटा मेरे जांग पे बैठ के दिया के रोशनी से पढ़ता था। बीड़ी बनाया है मेरा बेटा ने, क्या नहीं मुसीबत झेला है। आज सुख का टाइम आई बेटा तो मेरा बेटा, मेरा सरदार उठ के चले गया। और क्या बताऊँ उसके आगे मैं। भाई बहन 3 बहनों को मेरा बेटा साथ देता था। बहन, छोटी बहन 3 साल की, उनसे छोटी है, विधवा हो गई 10 साल पहले। अगर वहाँ से बहन फोन कर दे कि भैया ऐसी परेशानी है, मेरा बेटा 8 बजे रात गाड़ी पकड़े, वहाँ पर पहुँचे, फिर सारा काम निपटाए, फिर शाम को गाड़ी पकड़ के घर पहुँचाए। कौन भाई इस दुनिया में ऐसा करेगा? मेरा बेटा सबके लिए हेल्प किया, गांव देश का सबका, किसी का भल नहीं ताका। मैं कहती थी कि बेटा तुम किसी को भला करोगे तो तुम्हारा भी भला भगवान करे। मेरी बहन, हमारे भैया एक महापुरुष थे। अगर मैं आधी रात को फ़ोन कर दूं भैया मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में, दीदी आप टेंशन नहीं लेना, मैं आ रहा। कैसा भी करके ज़िंदगी मैंने, भैया मेरे पति गुजर गए तो मुझे वो तकलीफ़ नहीं हुई जो मेरे भैया जाने से मुझे हो रही। इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकती जी भैया, क्योंकि मेरे भैया एक बहुत बड़े महान पुरुष थे भैया। वो गए नहीं हैं, वो अमर हो गए भैया, वो कहीं नहीं गए। आज भी हमारी सांसों में, धड़कन में, हर एक कड़कड़ में, एक ईंट ईंट में विराजमान है हमारे। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारे भैया हमको धोखा दे के जाए।
मुझे उस दिन फ्राइडे के दिन रात के 10:27 पे कॉल किया। उन्होंने बताया कि दीदी मुझे डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बताया। मैं बोली भैया आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ भैया, मैं टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन मेरे छोटे भाई का एक कहना नहीं माने मेरे भैया, एडमिट नहीं हुए क्योंकि उनको उन पे कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो सबको साथ देने वाले, उनके साथ ऊपर वाले ने क्यों ऐसा किया भैया, मुझे यकीन नहीं हो। देख रहे हैं दोस्तों, एक बहन का एक भाई के लिए क्या भाव है, क्या दर्द है। बहन भाई जब बचपन से लेकर एक ही घर में बिताए हुए वो एक एक पल जो समय के साथ बदल जाते हैं, वो बचपन हमें याद आते हैं। वो बचपन जिसमें इंसान लौट के जा नहीं सकता, लेकिन यादों के जरिए उसको याद करता है। अब एक एक पल, एक एक याद उस माँ पे, उस पिता पे, उस बहन पे जो बीता, अब एक पत्नी पे वो दर्द क्या बीत रहा होगा। वो दुख की घड़ी जो वो बादल फटा, वो पहाड़ फटा, जो गर्जना हुई, कितना बड़ा दुख हुआ, वो एक पत्नी कैसे झेल रही है। मैं किस तरह बताऊं आपको। पत्नी का रिश्ता वहां से शुरू हो जाता है, शादी के पवित्र बंधन में बंधकर, 7 फेरे लगाकर, और सारी जिंदगी उनके लंबी आयु की प्रार्थना करना और पूरी जिंदगी उनका साथ देना। जो रतन सर आज इस दुनिया में नहीं है, सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं, ये उनकी धर्मपत्नी है। सबके तो छात्र को गुरु हैं, आपके तो पति हैं। वो ऐसी क्या बात रह गई जो आपने सोचा था कि आज शाम को आएंगे तो मैं इनसे ये बात जरूर बताऊंगी। वो ऐसी क्या बात रह गई, ऐसे क्या भाव रह गए जो विद्यालय से आते हैं तो चाय नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, फिर ड्यूटी को निकल जाते हैं। वो रखी हुई चाय ठंडी पड़ गई और जब सुना गया कि इतना बड़ा हादसा हो गया। बताइए उस समय आप कहाँ पे थी? मेरी उस समय लास्ट कॉल हुई थी कि मैं नाश्ता भेजाई उनको और हमने फ़ोन किया आप चाय पिएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे गैस बनती है चाय पीने से। मैं जो है फिर पूछे, मैंने खाना क्या खाओगे? उन्होंने कहा मूंग की दाल बना दो। तो हमने कहा ठीक है। गए, बस आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ। उनकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बिल्कुल तेज़ आवाज़ में बोले। मैं सोचती हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मेरा ऐसा पति बहादुर मिला था। मैं समझती थी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले हैं कि उन्होंने कभी हमको कभी गंदी लफ्ज़ों में बात नहीं किया, ना रे करके कभी बुलाया होगा। हमेशा उन्होंने मैडम कहा या उषा जी कह के बोले थे। मैं ऐसा इंसान नहीं देखी थी कभी कि मैं ऐसे वीर की पत्नी थी जो सुबह चिड़िया उठने के पहले उठ जाते थे, मुझे कभी उठाना नहीं पड़ा उनको, और रात 12 बजे के बाद ही सोते थे। उनके चेहरे पे बिल्कुल थकावट नहीं लगती थी, चेहरा चमकता हुआ दिखता था। आज वो मेरा सूरज मुझसे छीन गया है। और उन्होंने कहा, जैसे उनको आभास हो गया था, उषा आपको स्कूल चलाना है, मेरा सर नीचे नहीं करना है। मैं वो करने की कोशिश करूँगी। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ये सब बातें, वो जिम्मेदारियाँ, वो आभास हो गया था उनको, वो पहले से ही आपको कंधे पे ये भार दे के गए। हाँ सर, उन्होंने हमको 10 साल से स्कूल में लगा लिया अपने साथ और हर चीज़ सिखाते रहे। उन्होंने अपने स्कूल का हमको कैशियर बनाया है, लेन देन और हिसाब पाती का पूरा काम मुझे दे के गए हैं।
जो मैं सब टीचर को पेमेंट देना और सबसे बात करना, जो प्रॉब्लम हो आप हम तक पहुंचाए। वो टीचर हमको प्रॉब्लम बताते थे, बच्चे बताते, मैं उन तक पहुंचाती थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी कमान चलाना, आप इतने सारे शिक्षकों का वेतन बांटना, कितने घरों के चूल्हे जलते थे, कहीं आप अपने रास्ते से डगमगा तो नहीं जाएंगी? नहीं, मैं डगमगाऊंगी नहीं, और मैं उनका सर ऊंचा करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो हौसला, वो बुलंदी आपके अंदर है। जी सर, बनी रहेगी। मैं उनका जो उनकी सोच थी, मैं उनको सोच को आगे बढ़ाऊंगी। जो उन्होंने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है, मैं उसको जो है और ऊपर तक ले जाने की कोशिश करूंगी। भावनाओं का कोई समय नहीं होता कि आदमी भावनाओं में कब बह जाएगा और स्थितियां परिस्थितियां कब कैसे बदल जाएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो हुआ है, जैसा हुआ है, आप लोग देख ही रहे। हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, ना ही कोई हम आपसे सवाल करेंगे। हमारा सिर्फ यहाँ तक सोचना यही है कि हम हर छात्र के मन में, हर शिक्षक के मन में, यहाँ तक उनके जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, वो उनके प्रति क्या भावना है, वो क्या बात अपना बताना चाहता है उनसे, बस वही बात हम जानना चाहें। आप उनकी छोटी बहन हैं? जी हाँ सर, बताइए। मैं उनकी दूसरी नंबर बहन हूँ। हम 3 भाई हैं, पर हमने अपने पापा का प्यार उतना नहीं पाया है जितना अपने भाई का प्यार पाया है। मेरा भाई हमेशा हम लोग का हौसला बुलंद करता रहा है, हमेशा हमें कठोर बनने को सिखाता रहा है। बचपन से उसने हम लोगों को साथ लेकर पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया। शादी करने के बाद हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तभी भी मेरा भाई हर जगह हमारी मदद करता रहा। पर अभी लॉकडाउन के समय हम पर कुछ ज़्यादा विपत्ति आ पड़ी। हमारा भाई छोटे वाले भाई को बोलकर हमें मुंबई से यहाँ लाया। हमारे पास 3 बच्चे। हमारे ससुराल वालों को यहाँ तक बोला कि हम जैसे 2 भाई नहीं 3 भाई है। अपनी बहन को हमारे ससुराल वालों ने बोला दुनिया का कोई भाई नहीं है जो अपनी शादीशुदा बहन को जिंदगी भर बैठा के खिला सके। मेरा भाई बोला मैं जिंदगी तो क्या, मरने के बाद भी अपनी बहन के लिए उतना कुछ कर जाऊंगा कि उसको जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। पर मेरा भाई हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगी कि मेरे जैसा भाई हर बहन को मिले, हर जन्म में वो हमारा भाई हो। हमें चाहे जो भी जन्म मिले, हर जन्म में हमारा वो भाई हो। हम हर बहनों के लिए मांगूंगी कि उनको भी हमारे भाई के जैसा भाई मिले। आज वो कलाई नहीं रही, जब आप आती थी राखी बांधती थी, वो कलाई आप कैसे ढूंढेंगी? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमारा रक्षाबंधन का त्योहार था। हमारा भाई कभी फोटो नहीं खिंचवाता था। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बच्चों को बोला कि बुआ के साथ मेरा वीडियो बना रक्षाबंधन बांधते हुए। पहली बार उसने फोटो खिंचाया हम लोग के साथ राखी पे। नहीं, कभी रक्षाबंधन पे हम बचपन से उसके हाथ में राखी बांधते हुए आए। मेरा भाई हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया कभी भी। बोलता था बहनों को गिफ्ट दूंगा तो वो 4 दिन में भूल जाएंगे। वो हमें ऐसी शिक्षा देता था कि जो हमें जिंदगी भर याद रहे। वो उसकी शिक्षा हमारे साथ जिंदगी भर रहे। कोई गिफ्ट देकर वो भुला नहीं देना चाहता था। हमें हर रक्षाबंधन पर साहस देता था कि मैं हर भाई की तरह 500-1000 रुपए देकर तुम्हें विदा नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर तुम्हारे काम आए ऐसी चीज देना चाहता हूँ। वो अपना अमूल्य वचन ऐसा देता था कि जो हमारे जिंदगी भर काम आए। मैं हर बहनों के लिए दुआ करूंगी कि वैसा भाई हो, लेकिन मेरे भाई के जैसा छोड़ कर ना जाए। जब तक बहनों की जिंदगी हो, बहनों के साथ खड़ा रहे हमेशा। मेरे भाई के जैसा छोड़ कर ना जाए वो। राखी हर साल कहेले सवनवा में, भैया बहिन के राखी है मनवा में। राखी
हर साल कहेले सवनवा में। बहुत बड़ा दर्द है दोस्तों, बहुत बड़ी घटना है, ये सच्चाई है इस घर की। किस किस का भाव दिखाऊं हम आपको। हमारा नाम राजेंद्र कुमार है जी, लेकिन क्षेत्र वाले हमको त्रिकाली नाम से जानते हैं जी, लोक मित्र और आज में मैं रिपोर्टर हूँ जी, और 24/7 न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जी, रतन जी भाई मेरे हमारे क्लास फेलो थे जी, और वो कहाँ से चले हैं हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। दूसरी बात, इतना कुछ होने के बाद उनके अंदर कभी परिवर्तन नहीं आया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हरदम कमज़ोर की आवाज़ को हरदम उठाया है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इतने कम समय में हम लोगों का अनाथ करके चले गए हैं। ऊपर वाले से यही हम लोगों की गुजारिश है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पिताजी, उनके भाई, चाहे वो परिवार वालों से मैं यही कहूँगा कि उनकी रखी हुई आधारशिला को आप लोग तन मन धन से बढ़ाइए। हम लोगों के लायक जो भी सेवा होगी हम लोग इसलिए खड़े होंगे कि मुझे लगेगा कि यहाँ भैया रतन खड़े हैं। अभी भी हम लोगों को अगर रात में सोचते हैं तो नींद नहीं आती, क्योंकि वो पल गुजरते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, सारी बातें हुई, तनाव को लेके बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि आप तो फ्री स्टाइल में रहते हैं। हमने कहा भैया चूँकि ये आप ही से सीखा हूँ, यहाँ जख्म दिल में बहुत रहेगा लेकिन जुबान जो है आपका हंसता रहेगा। तो अब लेकिन जिस दिन ये घटना हुई मैं अयोध्या में था, मुझे किसी ने बताया लेकिन यकीन नहीं हुआ। तो फिर हमने बबलू भैया से बात किया कि रोने लगे। हमने कहा भैया अपने आप को आप मजबूत रखिए, क्योंकि आप ही से रीढ़ है, अगर आप कमज़ोर हो गए तो मामला जो है बहुत फेल हो जाएगा। क्योंकि ये सब संभालना है और संभालने का मतलब सच्ची श्रद्धांजलि उनकी यही होगी कि उनके बनाए हुए चीज़ को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। कम समय में कम मेहनत और जज्बा के साथ उन्होंने जिस हिसाब से फेस किया है, हमारे एरिया में तो ऐसा कोई अभी तक, जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं, अभी ऐसी कोई शख्सियत उभरी नहीं है। न कोई सपोर्ट करने वाला है, न कोई उनको रास्ता दिखाने वाला था, और समय समय पे टांग पकड़ खींचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बात मान रहे हैं, और उसमें वो आगे थे। दूसरी बात, तीसरी बात, 2019 में मुझे अटैक आया था। रतन भाई रोज़ कम से कम एक बार मुझसे मिलने जाते थे। उन्होंने मुझे 30,000 का आर्थिक मदद दिया। अभी हमने भाई से भी बताया। उसके बाद अभी जब 7 दिन पहले भी मिले थे, कहें त्रिकाली भाई कोई ज़रूरत होगी तो बताना। हमने कहा भैया केवल दुआ दीजिए बस, ऐसा कौन मिलेगा आप बताइए। लेकिन हम लोग जान रहे हैं ना हम लोगों को क्या थी, वो यहाँ तो बैठे नहीं हैं, एक मसीहा थे। जी जी जी, इसलिए जो है उनकी आत्मा के लिए हम लोग हरदम लगे हैं। और इन लोगों से भी हमने कहा भाई हम लोगों को कोई ज़रूरत होगी तो हम लोग खड़े हैं, अगर नहीं खड़े होंगे तो हमसे बड़ा कायर कौन हो। रहने के बाद तो सभी हाथ हिलाते हैं। क्योंकि मैं जब 7 साल के था तभी मेरे फादर की डेथ हो गई, तो 13 तक तो सब निभाए। 13 के बाद किसी ने पूछा नहीं कि आप कैसे हैं, आपकी माँ कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, किसी ने नहीं पूछा। और 30 साल तक नहीं पूछा। जब आप स्टैंड कर गए तो अब 10 लोग पूछ रहे हैं। तो इसलिए इस घड़ी को तो हम लोग झेले हैं ना, तो हम लोगों से जो भी होगी हम लोग खड़े हैं भैया, तन मन धन से खड़े हैं। यही हम उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ये जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके बाद ये भावनाएं हैं जो अंदर से निकली हैं कि आज हमारा अंगूठा दुखी है या नहीं है, तो भी हम अंगूठा बन के और 5 उंगलियों के साथ एक मजबूत मुट्ठी बनेंगे। मेरे मामा जी ने मुझे अपने भांजे नहीं अपने बेटे से भी बढ़कर माना है। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि कभी किसी का बुरा मत चाहो। उन्होंने मुझे बचपन से मेरे पिता का प्यार तो नहीं मिला, पर मेरे मामा जी ने मुझे मेरे पिता से भी बढ़कर प्यार दिया। वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए भगवान थे, वो भगवान है, वो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। ही वॉज अ लेजेंड। उनका सपना था कि मैं IAS बनूं और मैं इसको ज़रूर पूरा करूंगा। उन्होंने मेरे लिए जितना किया शायद ही कोई इंसान किसी भांजे के लिए करे। उन्होंने अपने बेटे से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया। अगर कोई पिता भी अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना उन्होंने मेरे लिए किया। उन्होंने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसको मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया, कितना सारा काम किया, क्या क्या किया। मेरी वाणी ख़त्म हो जाएगी पर उनकी बातें और उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया है। और आज मैं यहाँ पे ज़िंदा भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मामा जी की वजह से। वो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। ही वॉज अ लेजेंड पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर मुझे मुंबई से यहाँ तक लाया, मुंबई में मेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने मुझे
ऐसा बनाया, इतना कठोर बनाया कि किसी भी परिस्थिति को झेल सकूं। और आज यहाँ पे हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं उनके संघर्ष का नतीजा है। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ, आज मैं यहाँ पे अगर कुछ बोल भी पा रहा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने मुझे इतनी शिक्षा, इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना मोटिवेट किया कि मैं लाइफ में कुछ बनूं। और उनका सपना था IAS बनाने का मुझे, और वो मैं किसी भी हाल में उसको पूरा करके दिखाऊंगा और अपने मामा जी का सपना ज़रूर पूरा करूंगा। वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनके जैसा बनूं, और मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं उनके जैसा बन के दिखाऊंगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और वो हमेशा मुझे डांटा करते थे। मुझे लगता था कि वो मेरा हमेशा मुझे कभी प्यार नहीं करते, मुझे मेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन अब पता चला कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा मुझे चाहा है। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा कुछ बुरा हो, वो हमेशा चाहते थे कि मैं कुछ करके दिखाऊं। इसीलिए उन्होंने कभी अपने चेहरे पे ये नहीं दिखाया कि हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा बस अपनी डांट, अपनी दुत्कार मुझे दिखाई है। उनके दिल में हमेशा से प्यार था। अगर कभी वो मुझे अपने पास बुलाते थे, अपने पास बैठाते तो बस एक ही चीज़ बोलते थे, बेटा अगर मैंने तुमको अपने चेहरे पे प्यार दिखा दिया तो तुम उस हिसाब से लीड नहीं कर पाओगे अपने फैमिली को। वो हमेशा चाहते थे कि तुम फैमिली को बहुत अच्छे से लीड कर सको। मैंने उनको बताया था कि डैडी मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने हमेशा मुझे उस हिसाब से ट्रेनिंग दी है कि मैं एक बिजनेसमैन बन सकूँ, एक अच्छा नागरिक बन सकूँ। He always teaches me what to do and what not to do. आप पापा की तरह महान बनना चाहते हैं? जी। अब पापा से भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं उनका नाम और बड़ा करना चाहता हूँ। जहाँ भी जाऊँ बस इतना हो कि यहाँ रतन सर के बेटे ने कुछ करके दिखाया है, रतन सर का नाम होना चाहिए। जो सपना सोच रहे थे वो सपना पूरा सच करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल, मैं उनका पूरा सपना सच करके दिखाऊंगा। उन्होंने चाहा है कि मैं एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा लीडर बन सकूं, तो मैं वो बनूंगा। एंड आई विल बी अ गुड बिजनेसमैन, अ गुड सिटीजन। हमारे बीच में उनकी बिटिया आई हुई हैं, वो पापा के लिए क्या मैसेज देती हैं, आप लोग भी सुने। मेरा नाम ऋषिता गुप्ता है, और मेरे डैडी ने ना कभी जितना मेरे भाई को डांटा उतना मुझे कभी भी आज तक ना डांटा है ना मारा। मेरे डैडी ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया कि हम 3 भाई, हमें एक बड़े भाई हैं और एक चाचा का लड़का है, वो हम दोनों भाइयों में से सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते थे। उन्होंने बल्कि सबसे ज़्यादा प्यार मेरे भाइयों से करते, पर दिखाते थे कि वो हमसे करते। और मेरे डैडी ने हमेशा एक चीज़ कहा कि अगर आप गरीबी में जन्म लिए हो तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी में ही मर जाओ तो वो आपकी गलती है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि इससे आप जब भी मरो तो आपको इतनी लोग देखे ना, कि लोगों को देखते देखते भीड़ इतनी बढ़ जाए कि जगह ना हो, पर इतने कम लोग ना हो कि आपको देखते देखते कोई देखे ही ना। और मेरे डैडी ने हमेशा ये भी कहा है कि इतने मतलब ये बनो कि जहाँ जाओ आपका नाम ले, ये नहीं कि आप खुद जाओ, वहाँ से आपको बुलाया जाए तब आप जाओ। और मेरे डैडी एक बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति, उन्होंने सबका हमेशा ही भला चाहा है। और मेरे डैडी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और वफादार थे। थैंक यू। मेरे मामा जी बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि तुम अपने नाम को कैसे बढ़ाओ, जिस तरह मैंने अपने नाम को बढ़ाया तुम उससे भी बड़ा करके दिखाओ। और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है, सब कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, हारते कभी नहीं हैं। हम हर बार सीखते हैं, क्योंकि हम जब सीखेंगे तो उसके बाद बार बार अगर सीखेंगे तो एक बार हम उसको ज़रूर करके दिखाएंगे। यही मेरे मामा जी ने हमेशा मुझको मोटिवेट किया। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, तो बोले कि मैंने बोला कि इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम ज़रूर से ज़रूर इंजीनियर बनना। और इंजीनियर बनने के लिए मुझे मामा जी ने एक अलग ही तरह की इंग्लिश सिखाई और इंजीनियरिंग के लिए बहुत मोटिवेट किया। बहुत कुछ है जो मैं मामा जी के लिए बताना चाहता हूँ। बताइए, डरिए मत, बिल्कुल बताइए। हाँ, हमारे मामा जी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कभी दूसरों का भला छोड़ के अपना भी भला चाहा और सबका भी भला करना चाहते थे। एक दिन मैं और प्रिंस भैया कार से आ रहे थे और सब्जी खरीदे मामा जी ने। उन्होंने प्रिंस भैया जोड़ने लगे तो उनसे मात्र 10 रुपए की कमी हुई, तो रास्ते में बोल रहे हैं
प्रिंस तुम्हारी वजह से देख लो 10 रुपए का बेचारे का नुकसान हो गया। अब वो रात भर सोचेगा कि मेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया, पर उसने एक बार भी नहीं बोला। पर तुम्हें तो एक बार सोचना चाहिए। मैं मामा जी इस टाइप के आदमी थे। बहुत बढ़िया थे। तो आप इंजीनियर बनोगे कैसे? मैं उनकी सिखाई हुई बातों से और उनके बताए हुए रास्ते और कठिन परिश्रम के द्वारा मैं ज़रूर इंजीनियर बनूंगा। तो आप किस तरह का इंजीनियर बनना चाहते हैं? जैसे रेलवे का हो गया, लाइन का हो गया, बिजली का हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, बिल्डिंगों के, आप कौन से क्षेत्र में जाना चाहेंगे? नहीं, मैं बिजली बनाने का इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो गेल कंपनी है इसके अंदर बिजली बनाई जाती है हवा के द्वारा, तो मुझे वही करना है। तो आप बिजली को फैलाना चाहते हो, तो आपको बिजली की तरह दिमाग भी रखना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल। आपने अभी तक कुछ सीखा? हाँ, मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे पास अगर कोई भी बिजली का सामान आता है तो अगर कोई फेंकने को कहता है तो मैं उसको स्टोर करके उससे कुछ ना कुछ तैयार करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक आपने कुछ किया? हाँ। कुछ है मॉडल आपका यहाँ पे दिखा सकते हैं? अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं अपने घर पे रहता था तो घर पे रखा हूँ मैंने। तो ठीक है, आप उसको ले आइएगा, किसी दिन हम आएंगे फिर से और वो आपका मॉडल देखेंगे और आप किस तरह सीख रहे हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है। रतन सर से मैंने कोचिंग पढ़ाने की एक ट्रेनिंग भी ली थी और आज मेरा भी कोचिंग सेंटर है। और पार्ट टाइम में या यहाँ कोई फेस्टिवल या फंक्शन होते थे तो सर स्पेशली मुझको इनवाइट भी करते थे। उसके लिए मैं एंकरिंग के लिए मैं इंडिया से बाहर भी एंकरिंग किया हूँ, ये सर की देन है। अच्छा। और उसके अलावा भी टीचर्स डे पे सर मुझको बुलाए थे, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये अंतिम गिफ्ट होगा, और उन्होंने माला भी पहनाया और गिफ्ट दिया। और स्पेशली जब टीचर्स क्लासरूम में बैठ रहे थे तो हम और सर यहाँ ग्राउंड में खड़े थे। तो सर मुझसे कहे कि टीचिंग जितनी लंबी तुम कर रहे हो इतना नहीं करो, क्योंकि हेल्थ अगर ख़राब हो जाती है तो फिर कुछ हाथ नहीं आता। ये उनका लास्ट पॉइंट था। और जिस दिन से सर की डेथ हुई है मैं इसको फॉलो भी करने की पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे टीचर स्टाफ बढ़ जाएँ लेकिन हेल्थ पे स्पेशल ध्यान हो, क्योंकि किसी से और बाकी कुछ बोल नहीं सकते। और सर ने जितने कम टाइम में 22 बच्चे से इस स्कूल को शुरू किया था सर ने। हाँ, और उनकी बैच में हम लोग भी स्टूडेंट रहे उन 22 बच्चों में से। और आज चाहे जहाँ पहुँच जाएँ सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे वो अपना सर समझें। मैं यहाँ इंटर की और 11th की 1.5 घंटे क्लास भी लेने बीच में मेरे पास टाइम था तो मैं आता था, लेकिन उसके बावजूद भी सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि कभी ऐसे नहीं लगा कि मैनेजर समझते हूँ और डांट के बात करते हूँ। तो बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसकी भरपाई तो कभी नहीं होगी। जैसे अभी मैं आया तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ मेन आदमी कौन है और किससे मिलना है। एक बार आने के बाद ये भी सोचना पड़ेगा। और बाकी जो टीचर्स प्रिंसिपल डेली आते हैं उनके दिल पे आज प्रेयर के बाद क्या बीती होगी वो वही बता सकते हैं। बस इसी के साथ सर और आगे कुछ नहीं बोल सकते। तो जैसे कि आप मैनेजिंग का कमान संभालते थे, सर संभालते थे, आपको जिस पद पे रखा गया था, अब आप अपने पद पे होते हुए ये जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा इतने दिनों का? दरअसल सर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थीं और जैसे सर के टाइम में भी करते थे, आज भी यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी जैसे बबलू सर हैं या राजकुमार सर हैं या हेड इंचार्ज शहाना मैम हैं, शबाना मैम प्रिंसिपल हैं, वो लोग जैसे चाहेंगे जब भी याद करेंगे जितना होगा 100% दिया जाएगा। सर के टाइम से ज़्यादा अगर सर रहते थे हम कह देते थे टाइम नहीं है, अगर आज टाइम नहीं भी होगा फिर भी आएंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं सर के साथ इतना टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे आप छात्र रहे हैं, अब आप उससे ऊपर लेवल का पद पा चुके हैं जी, तो आप एक शिष्य के नज़रिए से जो एक लेवल होता है गुरु और शिष्य का, क्या वो लेवल और वो डर तब भी था इस पद को पाकर कि वो भभक खुल चुका था? नहीं, कोई डर कोई खौफ नहीं था। और सर तो हमेशा ये कहते थे किसी से डरने की बात नहीं, आपको जो करना है अपना काम करिए, दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और सर के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये देखे कि क्षेत्र में किसी भी टीचर, किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल की कोई बुराई नहीं करते थे। उनका ये कहना था आप क्या हैं बस आप ये देखिए, सामने वाला क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव है जी। जो मैं हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने डायरेक्टर साहब के प्रति बैठा हूँ। डायरेक्टर साहब मुझे जितना डांटते थे उतना मुझे प्यार भी करते थे। मैं डायरेक्टर साहब के प्रति बहुत ही आभारी हूँ। डायरेक्टर साहब के प्रति हम सोचते हैं कि जहाँ भी रहें बेचारे वो
उनकी आत्मा को शांति रहे, जहाँ रहे सकुशल रहें, अच्छे से रहें, मेरी यही कामना है। डायरेक्टर साहब के प्रति जितना मुझे हमदर्दी है उतना किसी के प्रति नहीं था जो है। मुझे बहुत दिल से उनको मैं मानता था जो है। आज मैं जो है मेरे आंसू से गिर रहे हैं जो है। मैं क्या कहूँ जो है सर, मुझे जो है आंतरिक आत्मा से बहुत दुख है। मुझे जो है मुझे बहुत चाहते थे सर जो है, मुझे बहुत चाहते थे। मैं आत्मा से मैं बहुत सर को मैं जो पर चाहता था जो है। मेरी यही कामना था सर, जो मेरे दिल की बात थी उसी प्रकार से मेरी उषा मैम जो उनकी पत्नी मानती है मुझे। इतने भाव आते कहाँ से हैं आपके अंदर? इतने भाव उनके प्रति आते कहाँ से हैं? क्या कहूँ सर, जो है मेरी आत्मा फट जाती है उनके पास सोचते हैं तो। ऐसा कौन सा उपकार कर दिया उन्होंने जो आत्मा को आपको झकझोर दे रहा है? ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या बात रही जो इस आत्मा को हिला दे रही है? वो कौन सी बात थी? सर मुझे न रखे होते मैं कहाँ होता है आज मैं जो है। मैं उनके पास बहुत ही आभारी हूँ और आभार प्रकट कर रहा हूँ। वो आपको जो नौकरी दिए है यहाँ पे, जी जो है मेरा रोजी रोटी चल रहा है जो है, बच्चे हमारे जी रहे उन्हीं के सहारे से आश्रय से जो है। अब करते क्या है यहाँ पे? गार्ड का काम मुझे सौंपा है सर ने मुझे। अच्छा, होमगार्ड ही करते हैं यहाँ पे। और कितने होमगार्ड है यहाँ पे? सर मुझे अपने मतलब रहते तो 3 ठो है जो है। जी तो सबके साथ और सबके जो व्यवहार था वो सब बहुत दुखी है। उनका व्यवहार बहुत मृदुल था जो है, समझ लें आप। उनके तो दिखावापन बिल्कुल ही नहीं था जो है। तो आप उनके पास नौकरी मांगने आए थे या वो आपको बुला के दिए? नहीं, हम मांगने आए थे। अच्छा, आप बहुत आशा लगा के आए होंगे कि कहीं इतने बड़े विद्यालय में मुझे नौकरी मिलेगी नहीं, और मेरा घर का खर्चा चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं हमको निकाल ना दे, फेल ना कर दे। बहुत सारी मन में बात रही होगी जब आए होंगे तो। नहीं सर, हम मांगने आए थे जो है। उन्होंने जो है एक ही बात मुझे रख लिया जो है, हमारे हमदर्दी के प्रति। मेरी मैडम खत्म हो गई थी। अच्छा। कोई सहारा नहीं था मेरे पास जो है। देख रहे हैं आप लोग, सबके अंदर इतना बहुत बड़ा दुख है। सब सर रात भर मुझे नींद नहीं आती जो है, सो नहीं पाते उन्हीं के पद सोचते सोचते जो है। ये हाल है। समझे आप जो है, क्या करें, लेकिन जहाँ भी रहे उनको ईश्वर अच्छे से रखे, बस ये मेरी कामना है सर। कितने घरों के चूल्हे जलते हैं यहाँ से? कितने घरों के चूल्हे? पढ़ रही उन्हीं सारे पढ़ रही है। अच्छा। जी जी जी, मेरी बिटिया उन्हीं सारे पढ़ रही जो है। कहे थे कि मैं पढ़ाऊंगा जब तक मेरा स्कूल चलेगा तब तक, निःशुल्क, बिना पैसे के। जी जी जी। मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। और ये बात इन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने की है। विश्वास ही नहीं होता कि क्या सच में ऐसी भी बातें हैं। ऐसे ये राज है। यहाँ पे लोग अपने अभिभावक अपने बच्चों को लेके आते हैं, किससे क्या मतलब है नहीं समझते। क्या कोई जाके बताएगा कि मेरे से फीस नहीं लेते? ये भाव, ये आत्मा, ये जो रो रहे हैं, ये बता रहे हैं रो रो के, इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है? और हम आपको झूठ दिखा भी नहीं सकते। आप कल के इंक्वायरी कर बैठेंगे कि कहीं ये सीखी सिखाई हुई बातें तो नहीं है, पहले से तैयार की हुई बातें तो नहीं है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है। जी 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 सर, सच्चाई सर, सच्चाई है। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है सर। बस एक लड़की? जी जी जी। उसको सर पढ़ा रहे हैं? जी 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 जी, पाते हैं। फीस है निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेते मुझसे जो है। आप हिम्मत रखिए, हौसला बनाए रखिए और अपने आप को मेंटेन रखिए। My maternal uncle is my ideal person. He is my real God. He is also personal power. His struggle in his life. He always say, life is a struggle. जीवन एक संघर्ष है। हम लोगों के साथ में है तो हम चाची हैं, मगर हम चाची जैसे रहते नहीं थे।
ऐसे लगता था जैसे हम उम्र ही थे, साल 2 साल के छोटाई बड़ाई थी। दोस्त जैसे बातें करता था। हमेशा उसको कुछ भी बोले हैं, लाखों करोड़ों के बीच में रहता था, फिर भी आके पैर छूता था। कभी ये नहीं कि हम ऊंचे हैं तो हम पैर छुएंगे तो नीचे हो जाएंगे, ऐसा जैसे। घर के हर सदस्य, हर प्राणी, बस इस समय एक ही काम है, और वो काम बस उनको यादों में याद रखना, जो हमारे रतन सर हैं। सबके लिए, एक भाई के लिए भाई नहीं, वो भी रतन सर हैं। एक बहन के लिए वो भी रतन सर हैं। एक माँ के लिए सारे बच्चों के नज़र में वो भी रतन सर हैं। नाम एक ही है, चेहरे अनेक हैं, रूप अनेक है, और रिश्ता भी अनेक है। उसी रिश्ते में आते हैं हमारे साथ उनके चाचा जी, जो रहते तो दूर हैं लेकिन उनके दिल से बहुत करीब हैं, डायरेक्ट दिल तक हैं, और दिल की बात हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। चाचा जी, बहुत दुख है जब हमको खबर लगी, और देखा जाए तो मेरे 7 भतीजे हैं, लेकिन वो 8वां अजूबा था जी। पूरे कुटुंब का सबसे बड़ा हीरा था। मैं बाहर रहने के बावजूद भी उसके बारे में सबको बताता था कि मेरा एक भतीजा है जिसने 10 से 15 सालों के अंदर वो विरासत खड़ी करी है कि हम लोग वहाँ उदाहरण देते हैं। और उनका हमेशा मुझे जब भी बात होती थी, रात को ही हम लोग करते थे। मुझे भी मालूम था कि उनकी मजबूरियाँ क्या हैं। तो आप फैमिली सहित वहाँ नागपुर में रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पास में नहीं रहते? नहीं, 17 सालों से मैं नागपुर में रह रहा हूँ। और उस समय बहुत छोटी सी स्कूल से उन्होंने जो स्टार्ट किया, और हमको हमेशा बोलते थे, चाचा मेरा सपना है 5 कॉलेज का। अभी 1.5 महीना पहले भी बात हुई तो बोले जिस दिन मेरा 5वां कॉलेज चालू हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि मेरा एम वहाँ तक चला है। और हमेशा एक ही बात बोलते थे कि कभी हार मत मानना, क्योंकि मेरे साथ कभी कोई बात होती थी तो हमेशा तो नहीं, 2-3 महीने में अक्सर मैं, उम्र में मैं बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि उसके पास जो तजुर्बा था वो शायद मेरे पास नहीं है जी। और मुझे सम्मान देते हुए समझाता भी था, ऐसा नहीं कि हम, तो ये सारी चीज़ें, संस्कार उसके अंदर इतना अच्छा था। हजारों की भीड़ में हम लोग कभी आते थे, इसी कॉलेज के बीच में वो तुरंत हम लोगों के पैर छूता था। मतलब ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उसने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि पूरा कॉलेज खड़ा है, हम लोग आए। तो ये चीज़ हम लोग हर आदमी में बोलते हैं कि मेरे भतीजे ने, हजारों लोग खड़े हैं, अब पैर छूना, वो संस्कार, ये संस्कार। तो हमारा इंट्रोडक्शन अपने आप हो जाता था, कोई तो है, क्योंकि सर इनके पैर छू रहे, तो ये संस्कार मैंने देखा है वो अपने भतीजे में, जो बिरले लोगों में होता है। बिरले लोगों में होता है, जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। सभी के अंदर वो प्यार है जिस प्यार को वो बांटते थे। आप देख ही रहे हैं, यहाँ का छोटा बच्चा हो या ठीक, या फिर कोई भी अभिभावक हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, सब हम रिव्यू आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। कोई बढ़ाना चढ़ाना नहीं है, जो भी है रियलिटी है, सच्चाई है, जो आपको दिखा रहे हैं। हमारे बीच में मौसा जी हैं, हम चाहेंगे कि वो भी 2 शब्द अपना जाते जाते, सब लोग सुना रहे हैं तो वो भी सुनाएं। क्या कहेंगे आप? मैं रतन सर के लिए तो बहुत प्रार्थना करता था कि हाँ और आगे बढ़े, लेकिन अभी क्या, जब उनके नसीब में वही उतने दिन था तो अभी उतने दिन तक रहे। आप तो उनके लिए एक मौसिया थे, और आप भी रतन सर कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? आप भी नाम ले सकते हैं? हाँ, रतन नाम भी ले सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ में हमेशा देखता था, उनके साथ में बढ़ा, पहले क्या परेशानी थी, अभी क्या है, हो गया। अभी आपके लड़के जैसे थे? लड़के जैसे थे सब। अभी इतना तकलीफ हो रहा, अभी वो कुछ कहा नहीं जा सकता। सबका आत्मा दुखी है, सब भाव विभोर में है।
और यहीं से हम लोग अपनी बातों का विराम देते हैं, वाणी को ख़त्म करते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, रिव्यू जितना दिखाया जाए उतना कम है, तो आप लोग खुद ही आगे समझदार हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही आप लोग बने रहिए डायरेक्ट दिल तक डीडी मनीष के साथ। जय हिंद।